स्वागत है आपका 4 टीवी पर। मैं हूं आपके साथ जोई सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नोएडा से खबर सामने आ रही, जहां हीट वेव और भीषण गर्मी को लेकर अलर्ट। नोएडा समेत दिल्ली एनसीआर में भी अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 2 दिन भीषण गर्मी पड़ने की संभावना जताई गई। स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है। चिकित्सकों ने हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी है। नोएडा में 45 डिग्री से ऊपर पारा पहुंच चुका है। तो उत्तर प्रदेश के नोएडा समेत पूरे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी और हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक तापमान 45 डिग्री से ऊपर बना रह सकता है, जिससे लू का खतरा और भी बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग ने आम जनता के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है, जिसमें हल्के और ढीले कपड़े पहनने, धूप में ज्यादा देर तक ना रुकने और अधिक पानी पीने की सलाह दी गई है। चिकित्सकों का कहना है कि गर्मी से बचाव के लिए बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। प्रशासन ने अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा है, ताकि हीट स्ट्रोक के मरीजों का तुरंत इलाज किया जा सके। तो ये जानकारी आपको बता दें, अगले 2 दिनों तक भीषण गर्मी की जो एडवाइजरी है वो मौसम विभाग ने जारी की है। और ऐसे में डॉक्टर्स भी हल्के कपड़े पहनने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी का कहर एक बार फिर ताबड़तोड़। और नोएडा की बात करें, 45 डिग्री से ऊपर पारा पहुंच चुका है। लोगों को बचाव के लिए एडवाइजरी जारी किए जा रहे हैं और हीट वेव और भीषण गर्मी को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। नोएडा समेत दिल्ली एनसीआर में अलर्ट जारी। और हापुड़ से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पिलखुआ के रहने वाले मजदूर सुभाष को आयकर विभाग ने 7 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का नोटिस भेजा है। रोज की मजदूरी करके पेट पालने वाला सुभाष ये सुनते ही सन्न रह गया। नोटिस में उसके बैंक खाते से 2 बड़ी जीएसटी ट्रांजैक्शन का जिक्र किया गया है, जो कथित तौर पर किसी निजी अस्पताल से जुड़ी हुई है। और हैरानी की बात यह है कि सुभाष को खुद नहीं पता कि ये लेन देन कब और कैसे हुए। अब पीड़ित थाने पहुंचा है और न्याय की गुहार लगा रहा है। उसका कहना है कि इतना पैसा तो कभी देखा भी नहीं, फिर ये नोटिस आखिर कैसे। पूरा परिवार इस वक्त सदमे में है और इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठा है। हमारे यहाँ पे सर जी वो आया था नोटिस, तो वो हमने पहली बार आया था। हम इतने जानते नहीं हैं, इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं। जो इसमें हम डाकिए द्वारा आया था, हमने साइन कर गई है। मैंने ही पहली बार मैंने ही ले लिया था। फिर हमने सबको अपने देवर जेठों में मोहल्ले में हमने ये क्या ये नोटिस देखो ये किस चीज़ का है, ये जो हैगा किस चीज़ का है। उन्होंने बोले ये तो अंतिम टैक्स का है, ये तो मतलब उसका लोन है, ये तो कभी तुमने बिजनेस लोन है। ये बोले हमने तो कोई बिजनेस नहीं है, कुछ नहीं है। और हमारे तो ये पति भी कुछ नहीं करते हैं, कंडक्टर करते हैं, मजदूरी करते हैं, इस तरीके से करके पेट पाल रहे हैं। तो उन्होंने जो ये बोला, हमने फिर दूसरा कराया। हमने किसी ने कहा जो हमारा नहीं है, हम नहीं लेंगे ये वाला नोटिस। मेरे पास में एक पहला नोटिस आया था, वो नोटिस ले लिया मैंने। कब आया था नोटिस? ये 2024 में। जब वो हमने पढ़ के देखा, हम बोले हमारी तहसील कितनी है, तो हम फिर आयकर विभाग गए। आयकर विभाग में हम शिकायत करी, उन्होंने मोहर लगा के दे दी। फिर दूसरा नोटिस आया 2025 में, तीसरा आया 2025 में। जब हमने नोटिस नहीं लिया है, ज़बरदस्ती यहाँ पर आयकर विभाग वाले आके ये थ्रेट दे गई मुझे कि ले क्यों नहीं, तुम्हारा ही तो है। तो हमने फिर साइन कर दिया वहाँ, तो जब नोटिस दे गई हमारे यहाँ पे सर जी वो आया था नोटिस, तो वो हमने पहली बार आया था। हम इतने जानते नहीं हैं, इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं। जो इसमें हम डाकिए द्वारा आया था, हमने साइन कर गई है। मैंने ही पहली बार मैंने ही ले लिया था। फिर हमने सबको। और लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने शहर की सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कई इलाकों में गंदगी और कचरे के ढेर देखकर नाराजगी जताई और मौके पर ही नगर निगम अधिकारियों को फटकार भी लगाई। उन्होंने निर्देश दिए कि साफ सफाई में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और समयबद्ध तरीके से व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। मंत्री ने कहा कि सरकार शहर को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए प्रतिबद्ध है और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी। उनके निरीक्षण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया, जिसमें मंत्री की सख्ती साफ दिखाई दे रही है।
और बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने बड़ा ऐलान करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जेल भरो आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में मस्जिदों, मदरसों और इस्लाम के खिलाफ साजिशें रची जा रही और इंसाफ की कोई जगह नहीं बची। मौलाना ने कहा कि देशभक्त मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ गया है और इसी के खिलाफ रविवार को अपने समर्थकों के साथ सेठ दामोदर स्वरूप पार्क से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च करेंगे और गिरफ्तारी भी देंगे। उनका दावा है कि आंदोलन सिर्फ बरेली तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे देश में फैलेगा और सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा। इस बार का ये रखा है कि 1 बजे इंशाल्लाह हम पहुंचेंगे सेठ दामोदर स्वरूप पार्क और वहाँ अपने लोगों से सबसे मुलाकात करेंगे और वहीं हम लोग जमा होने के बाद कलेक्ट्रेट तक पैदल जाएंगे और 11 लोग मेरे साथ 10 और लोग हैं जो गिरफ्तारी देंगे। शहर में अमन व अमान बनाए रखना है, शहर की फिज़ा को ख़राब नहीं होने देना है और बेईमानियों के ख़िलाफ़ मस्जिद, मदरसा और मज़ारात और लिंचिंग और इस्लाम दुश्मनी पर जो आमादा है सरकारें, इन तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़ इस बार का ये रखा है कि और बरेली में आरटीओ कार्यालय में दलाली की मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने छापेमारी की। डीएम की इस कार्रवाई से कार्यालय में अफरा तफरी मच गई। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की और उनके आने का कारण भी जाना। इसके साथ ही कर्मचारियों के व्यवहार और कार्यशैली की भी जानकारी ली। छापेमारी के दौरान 4 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि आरटीओ कार्यालय में किसी भी तरह की दलाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की मंशा के अनुरूप आम लोगों के काम समय से और पारदर्शी तरीके से पूरे किए जाएं। पारदर्शिता बने रहे कार्यों में, आम जनमानस को कोई कठिनाई न हो और उनका काम बिना किसी कठिनाई के बहुत ही सुविधापूर्वक हो, इसको इंश्योर करने के लिए तमाम कार्यालयों के निरीक्षण और निरीक्षण मैं करता रहता हूं। तो यह भी एक रूटीन यानी कि दिन प्रतिदिन होने वाले निरीक्षण का हिस्सा था और ये देखा गया कुछ लोग संदिग्ध दिखे गए हैं, उनसे पूछताछ की जाएगी और यदि यह पाया जाएगा कि सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाते हैं या आम जनमानस को जितनी सुविधा मिलनी चाहिए उसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करके भौतिक लाभ कमाने की मंशा रखते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पारदर्शिता बने रहे कार्यों में। और लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र में हो रहे अवैध मिट्टी खनन को लेकर लोक निर्माण विभाग ने सख्ती दिखाई है। पीडब्ल्यूडी ने एसडीएम मोहनलालगंज को पत्र लिखकर ओवरलोड डंपरों और पोकलैंड मशीनों की आवाजाही पर रोक लगाने की मांग की है। विभाग ने बताया कि खनन और भारी वाहनों की वजह से सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो रही हैं। बरवलिया इलाके में श्री श्याम इंटरप्राइजेज नाम की फर्म मालिकों के विपरीत खनन कर रही है। हैरानी की बात यह है कि स्थानीय प्रशासन और संबंधित अधिकारी अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी ने स्पष्ट किया कि अगर समय रहते रोक नहीं लगी तो सड़कें पूरी तरह टूट जाएंगी और जन सुविधा प्रभावित होंगी। बढ़ते आगे, सहारनपुर नगर निगम की एक अभिनव पहल के तहत अब शहर के सभी सरकारी भवनों की रंगाई गोबर से बने प्राकृतिक पेंट से की जाएगी। मां शाकंभरी कान्हा वन गौशाला में तैयार ये पेंट पूरी तरह जैविक, एंटीफंगल और पर्यावरण अनुकूल है और यहाँ फिलहाल 586 गोवंश संरक्षित है और उनके गोबर से बने इस पेंट को स्मार्ट इंडिया एक्सपो में पुरस्कार भी मिल चुका है। पारंपरिक पेंट की तुलना में यह किफायती भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कदम को आत्मनिर्भर भारत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अहम बताया है। नगर निगम ने इस दिशा में आदेश जारी किए हैं और देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भी इसके इस्तेमाल का प्रस्ताव भेजा गया है। नगर निगम सहारनपुर द्वारा मां शाकंभरी कान्हा वन गौशाला का संचालन किया जा रहा है, जिसमें वर्तमान में करीब 586 गौवंश संरक्षित हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुसार गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाना है और जैसा कि उन्होंने निर्देशित किया है कि हमें गोबर से पेंट बनाकर
उसको शासकीय बिल्डिंग्स पे इस्तेमाल करना है। तो हमने अपनी गौशाला में ये अनूठा प्रयोग किया है और हम पहले ऐसे नगर निगम है पूरे प्रदेश में जिसने गोबर से प्राकृतिक पेंट का निर्माण किया है। तो हम अब तक लगभग 5000 लीटर पेंट बना चुके हैं और इसके इस्तेमाल के लिए नगर निगम ने एक आदेश जारी किया है कि जितने भी शासकीय रंग रोगन के कार्य होंगे उसमें हम प्राकृतिक पेंट का ही उपयोग करेंगे। नगर निगम सहारनपुर द्वारा मां शाकंभरी कान्हापन गौशाला का संचालन किया जा रहा है, जिसमें वर्तमान में करीब 586 गौवंश संरक्षित हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुसार गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाना। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 25,000 का इनामी बदमाश दीपक घायल हो गया। अपर पुलिस अधीक्षक कृपा शंकर के मुताबिक थाना भीमपुरा क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 संदिग्ध बाइक सवारों को रोकने का प्रयास किया। इस पर उन्होंने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग भी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसकी पहचान इनामी बदमाश दीपक के रूप में की गई है और उसका एक साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें दबिश दे रही है और घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जनपद बलिया के थाना भीमपुरा के अंतर्गत आज पुलिस के द्वारा अपराधियों के बढ़ती हुई गतिविधियों को देखते हुए चेकिंग की जा रही थी। तो इतने में एक मोटरसाइकिल में जिसमें 2 व्यक्ति सवार थे उसको रोकने का इशारा किया गया, तो वो भागने लगे। पुलिस टीम के द्वारा उनका पीछा किया गया और उनकी घोड़ाबंदी जब की गई तो उनके द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस टीम के द्वारा आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी। पुलिस टीम के द्वारा जब उनसे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम दीपक बताया, जो पूर्व में जो है लाल पकड़ी थाने में हुई चोरी में एवं गढ़वार मोटरसाइकिल की चोरी में अभियुक्त रहा है और जनपद से 25,000 का इनामी बदमाश है। उसका साथी सतीश जो मौके का फायदा उठाकर रात्रि में भाग गया है। पुलिस ने तत्काल बदमाश को अस्पताल भिजवाया, जहां उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। उपरोक्त प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है। जनपद बलिया के थाना भीमपुरा के अंतर्गत और बिजनौर जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। थाना हल्दौर क्षेत्र के नूरपुर रोड स्थित पैजनिया के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराया और इस भीषण टक्कर में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। ट्रक में ट्रेन के पहिए लदे थे और वह नूरपुर से बिजनौर की ओर जा रहा था और हादसे के बाद ट्रक का आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ग्रामीणों और पुलिस की मदद से घायल को मलबे से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं और मामले की जांच की जा रही है। और वहीं हापुड़ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नगर कोतवाली क्षेत्र में रेलवे पार्क के पास बने डंपिंग ग्राउंड में अचानक भीषण आग लग गई। नगर पालिका के द्वारा आबादी क्षेत्र में बनाए गए इस डंपिंग ग्राउंड से उठते धुएं और लपटों ने आसपास के लोगों को डरा दिया। पब्लिक ने तुरंत दमकल विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है और प्रशासन अब ये जांच कर रहा है कि आबादी में डंपिंग ग्राउंड क्यों बनाया गया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक चौंकाने वाला हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, जिसमें कहावत जाके राखो साइयां मार सके ना कोई सच होती नजर आई। संदीपन घाट थाना क्षेत्र के मूरतगंज रोड पर एक युवक बाइक से जा रहा था और तभी अचानक सामने से एक घोड़ा आ गया। बाइक और घोड़े की टक्कर इतनी तेज थी कि जानवर मौके पर ही अचेत हो गया, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि बाइक सवार युवक को खरोंच तक नहीं आई। राहगीरों ने तुरंत उसे संभाल कर सड़क किनारे किया और ये पूरा दृश्य पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जो कि अब इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है।
और बाराबंकी जिले में संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। शुक्रवार को जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने तहसील रामनगर के संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण की शुरुआत हेतमापुर से हुई, जहां ग्रामीणों के लिए शरणालय का निर्माण किया जा रहा है। डीएम ने निर्माण कार्य की प्रगति और मूलभूत सुविधाओं जैसे शौचालय, पेयजल, बिजली और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था का जायजा भी लिया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अर्पित विजय वर्गीय, सीडीओ अन्ना सदन और अन्य विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि शरणालय के हस्तांतरण की प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी तैयारियों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के कासगंज से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पंखा बदलने को लेकर एक बिजली व्यापारी पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया गया। घटना खुलेआम बाजार में हुई और जहां लाठी डंडों और सरिये से लैस गुंडों ने व्यापारी को बुरी तरह पीटा। इस हमले से बाजार में अफरा तफरी मच गई और लोगों में दहशत फैल गई। हैरानी की बात यह है कि गुंडों को पुलिस का कोई खौफ नहीं था। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो पुलिस मौके पर मूक दर्शक बनी रही और इस पूरी वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के इतवारपुर गांव में एक महिला की फावड़े से निर्मम हत्या कर दी गई। सुबह होते इस खौफनाक वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक महिला के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना पर एएसपी राजेश भारती, सीओ समेत पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और हत्या के पीछे की वजह का खुलासा किया जाएगा। देखिए, थाना शाहवर के गांव इतवारपुर में आज सुबह 6 साढ़े 6 बजे की घटना है। एक महिला है जिन पर एक युवक है, वो सिरपुरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। तो सुबह आया, इन लोगों का किसी बात को लेकर विवाद हुआ। उस विवाद के दौरान उस लड़के ने फावड़े से इस महिला के ऊपर वार कर दिया, जिससे गंभीर रूप से घायल हुए। परिजनों द्वारा उनको यहाँ सीएससी शाहवर लेके आ रहे थे, यहाँ रात में उनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस मौके पर आ चुकी है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बाकी आवश्यक कार्रवाई। क्या सर अब तक किसी को गिरफ्तार किया गया है? जी, किसी को गिरफ्तार किया गया है सर? अभी नहीं, अभी तो परिजनों का FIR उठाया और उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, थाना शाहवर के गांव इतवारपुर में आज सुबह 6 साढ़े 6 बजे की घटना है। एक महिला है जिन कासगंज जिले के सिद्धपुरा थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मोहनपुर रोड स्थित ताजपुर तिराहे पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक युवक को अवैध देशी तमंचा और 315 बोर के एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया और यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर की गई, जिसके तहत क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है और उसके आपराधिक रिकॉर्ड्स की भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। स्थानीय लोगों ने पुलिस की तत्परता की सराहना की है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एक बड़ा हादसा टल गया, जब पिपरी थाना क्षेत्र के नौकोटिया मोड़ के पास एक डीजल टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया और हादसे के बाद टैंकर से डीजल का रिसाव शुरू हुआ, जिसे देखकर आसपास के लोग बोतल और डिब्बा लेकर डीजल भरने पहुंच गए। स्थिति को भांपते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को वहां से हटाया, जिससे किसी बड़े विस्फोट या हादसे की आशंका को टाल दिया गया। इस घटना में चालक और खलासी को मामूली चोटें आई। प्रशासन ने इलाके को घेराबंदी कर सुरक्षित कर लिया है। टैंकर को हटाने का काम भी जारी है। स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि वे मौके से दूर ही रहें। नोएडा के सेक्टर 49 थाना क्षेत्र के बरौला इलाके में दबंगों ने एक दुकानदार के साथ मारपीट की। आरोपियों ने दुकान में घुसकर दुकानदार को बेरहमी से पीटा। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह दबंगों ने पीड़ित को घेर कर हमला किया है
और पीड़ित दुकानदार का आरोप है कि उसने इस घटना की सूचना पुलिस को दी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की है। वहीं घटना के बाद से स्थानीय लोगों में भी दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और हमीरपुर से खबर सामने आ रही, जहां 49 साल पुराने यमुना पुल की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। पुल राष्ट्रीय राजमार्ग NH-34 का हिस्सा है, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जोड़ता है। मरम्मत कार्य के चलते 14 जून से 21 जुलाई तक हर शनिवार और रविवार को पुल बंद रहेगा। कार्यदायी संस्था इन 2 दिनों में पुल की मरम्मत करेगी। यातायात के लिए पुल से पहले डायवर्जन लागू कर दिया गया है, जिससे सभी छोटे बड़े वाहनों को दूसरी ओर रोका जा रहा है। बढ़ती गर्मी में यात्री भारी परेशान है और पैदल ही पुल पार कर कानपुर की ओर जा रहे हैं। और यह मामला सदर मुख्यालय क्षेत्र के यमुना पुल से जुड़ा हुआ है। और बात करते हैं ईरान और उसके आसपास के क्षेत्र की, जहां वर्तमान हालात को देखते हुए इंडिगो एयरलाइंस ने यात्रियों को एक अहम जानकारी दी है। और कंपनी ने ट्वीट कर बताया कि इन इलाकों में हवाई क्षेत्र अब भी उपलब्ध नहीं है, जिससे कुछ उड़ानों के मार्गों में बदलाव किया गया है। इस समायोजन के कारण कुछ यात्राओं की अवधि सामान्य से अधिक भी हो सकती है। इंडिगो ने यात्रियों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है और कहा कि इस दौरान यात्रियों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। और कंपनी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और जरूरत पड़ने पर अन्य समायोजन भी किए जाएंगे। यात्रियों को अपडेट्स के लिए कंपनी की वेबसाइट और ऐप पर नजर रखने की अपील की गई है। तो ईरान क्षेत्र में उड़ानों पर असर और जिस तरीके के हालात हैं, इसको लेकर इंडिगो ने ये ट्वीट कर जानकारी दे दी है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़।